हेलो एवरीवन। मैं नेहा गर्ग आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल मैजिकल लॉ के अंदर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू नो मोर अपडेट्स। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपने आज के कंसेप्ट से, दैट इज़ इंडियन स्टैम्प एक्ट 1889। इंडियन स्टैम्प एक्ट क्यों लगाया गया? इंडियन स्टैम्प एक्ट क्या इसकी ज़रूरत पड़ी? राजा महाराजाओं के टाइम से, पुराने टाइम से ही हमारे देश में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस रहे हैं। रोड टैक्स जिसे आज टोल बोला जाता है, या फिर कोई भी आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट से कोई भी राइट्स लेते हैं, कोई भी बेनिफिट्स लेते हैं, किसी भी चीज़ को अगर आप गवर्नमेंट से लेकर इंजॉय करते हैं तो हर उस चीज़ पर गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती है। तो यहाँ पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स है, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1889। तो व्हाट डज इंडियन स्टैम्प एक्ट मीन्स? Which documents is included in the Indian Stamp Act? On what kind of transaction Indian Stamp Act is applicable? We will read in this video. So, as a general definition, Indian Stamp Act deals with the fiscal legislation. It's a fiscal legislation. Legislation मतलब law, fiscal मतलब monetary. तो एक monetary law है, emphasize करता है किसके ऊपर applicable है ये? Levy of stamp duty, यानी कि stamp duty को लगाता है किस पर? On certain and specified instrument. तो यहाँ से जनरल डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है? जो हमारा इंडियन स्टैम्प एक्ट है वो कुछ स्पेशल और सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स पर स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल करता है इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल या मॉनेटरी टैक्स। तो व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट, वेयर इट इज डिस्क्राइब्ड? लेट्स हैव अ व्यू। सो टू स्टार्ट with the concept Indian Stamp Act, we should know what is the meaning of stamp. Indian Stamp Act, Indian मतलब India, Act मतलब rules and regulation which is applicable on the stamping. Now what is stamp? Stamp means any mark, किसी भी तरह का कोई भी मार्क, किसी भी तरह की सील, और एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट होता है किसी को रेफर करना, ट्रांसफर करना बाय रिटन वर्ड्स, endorsement by any agency or a person duly authorized by the state government, and includes, what does it includes? An adhesive or impressive stamp for the purpose of duty chargeable under this act. It means stamp का मतलब है किसी भी तरह का कोई भी मार्क, कोई भी सील, कोई भी एक सिंबल जिसे कोई ड्यूली ऑथराइज्ड अथॉरिटी रिप्रेजेंट करती है एज एन स्टैम्प। इन इंडिया two types of stamps are in force. One is adhesive and the second one is impressive. आप सभी ने अपने नॉर्मल लाइफ में देखा होगा इन सभी स्टैम्प को। adhesive stamps are ticket size stamps, ticket like stamp. It is given in this picture. It is a 50 paisa stamp issued by the government. These kind of stamps are known as special adhesive stamps. Normally these are used in the legal documents which legal documents on which some rights and liabilities are created. For example, our rent agreements or an affidavit, वहाँ पर हम ये स्टैंप लगाते हैं और उसे नोटराइज कराते हैं प्रॉपर नोटरी ऑफिसर से। तो ये स्टैंप हमें कहाँ से मिलती है? कोई भी कलेक्टर के ऑफिस से आपको मिल जाएगी, या आपको कोर्ट से जाकर ये मिल सकती है। एंड द सेकेंड वन स्टैम्प इज इम्प्रेसिव स्टैम्प्स। अब इम्प्रेसिव, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ इम्प्रेसिव? इम्प्रेसिव मीन्स इम्प्रेशन, किसी भी चीज़ के आपका, किसी भी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ का इंप्रेशन अगर आता है तो उसे बोला जाता है इम्प्रेसिव स्टैम्प्स। अब इंडिया में दो तरह के इम्प्रेसिव स्टैम्प्स हैं, एक ट्रेडिशनल एंड ई स्टैम्प पेपर। ट्रेडिशनल जो स्टैम्प पेपर है वो हमारे पहले यूज़ होते थे नॉर्मली जब ई स्टैम्प पेपर्स फोर्स में नहीं थे। इन टूडेज एरिया यू डोंट नीड टू गो टू द कोर्ट एवरी टाइम एंड wait for the officer and stay in lines. Now you can go to the any officer which is authorized by the notaries or proper court से उनके पास उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है एंड दे विल गिव यू द ई स्टैम्प पेपर। आपको दिखा देती हूँ मैं ई स्टैम्प पेपर किस टाइप से होते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है हमारा इसे ई स्टैम्प पेपर कहा जाता है। यहाँ पे जो ऑफिसर है वो प्रॉपर सर्टिफिकेट नंबर आपको डालकर देता है, आर्टिकल नंबर डालकर देता है कि किस चीज़ के लिए स्टैम्प पेपर है। ट्रेडिशनली जो हमारे स्टैम्प पेपर यूज़ होते थे वो कुछ इस तरह से दिखते थे। इधर नीचे आप अपना पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट राइट कर सकते हैं, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, अगर वो प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के लिए है या एनी अदर ट्रांजेक्शन ऑन विच स्टैम्प एक्ट इज़ एप्लीकेबल। तो आप यहाँ ट्रेडिशनल पेपर पे भी लगा सकते थे और एडहेसिव स्टैम्प भी लग सकती है वहाँ पे। And now in a days e-stamp paper are in force. So now what does the act says about the impressive stamp? Impressed stamps are the label affixed and impressed by the proper officer. कुछ लेबल हो सकते हैं जो कि affixed या impressed मतलब on a paper किसी चीज़ का आपने impression डाला, या फिर
एंड द वर्ड यूज इज एंड, मतलब दोनों कंडीशंस ही आपके सेटिस्फाई होनी चाहिए। या तो कोई लेबल अफिक्स्ड होगा, इम्प्रेस्ड होगा बाय द प्रॉपर ऑफिसर, एंड स्टैम्प्स इम्बोस्ड और एनग्रेव्ड। एनग्रेव्ड का मतलब होता है खुदा होना। जो हम लोगों का ट्रेडिशनल स्टैम्प पेपर होता था उसके अंदर जो हम लोगों का शेर वाला जो साइन था, चिन्ह जो होता था, सिंबल जो होता था, वो एनग्रेव्ड होता था। स्टैम्प इम्बोस्ड और एनग्रेव्ड ऑन द स्टैम्प पेपर, so this is known as a impress stamp or an adhesive stamp. Adhesive stamp is a ticket stamp which is known as special adhesive stamp used on the some kinds of paper, for example issue of share certificates or any kind of bond affidavit on which 50 paisa or less than 10 rupees stamp duty is applicable. And impress stamps, this is normally used in 100 kind more than rupees 10 where stamp duty is applicable, where we use impress stamps. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। अब हमने पढ़ लिया कि स्टैम्प क्या होती है। अब स्टैम्प ड्यूटी लगेगी किस पर, कहाँ लगती है, स्टैम्प ड्यूटी की चार्जेबिलिटी क्या है। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 डील करता है विद द चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी एज अप्लाइड टू एन इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड और फर्स्ट एग्जीक्यूटेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो चार्जेबिलिटी क्या बोलता है, ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट पे लगता है जो एग्जीक्यूट हुआ है, यानी कि दो वर्ड यहाँ पे बोला कि ये इंस्ट्रूमेंट पे लगता है, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट, विच इज एग्जीक्यूटेड, इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड और फर्स्ट एग्जीक्यूटेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। या तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद आज पहली बार बन रहा है, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट पहले से बना हुआ है और वो इस कमेंसमेंट के आने के बाद आप उसे स्टैम्प ड्यूटी के लिए आप गवर्नमेंट के पास लेके आए हैं। यानी कि 1889 से पहले जो भी डॉक्यूमेंट आपका बना था और एज पर द 1889 अगर वो स्टैम्प चार्जेबल टू ड्यूटी है तो आप उसे कलेक्टर के पास लेके जाइए और उसके ऊपर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे की दीजिए। तो दिस इज व्हाट चार्जेबिलिटी सेक्शन सेज अबाउट द स्टैम्प ड्यूटी। नाउ chargeability sections gives us two words. The first one is instrument and the second word is executed. What does the instrument mean? Section 2 subclause 14 deals with the section instrument. Instrument defines and include every document anything written on any substance by which any right मतलब आपके rights, यानी कि आपको आपके पास किसी भी चीज़ को इंजॉय करने का अधिकार मिल जाता है। लाइबिलिटी, आपकी एक सर्टेन लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। पर्पस टू बी क्रिएटेड, ट्रांसफर्ड, लिमिटेड, एक्सटेंडेड, एक्सटिंग्विश और रिकॉर्डेड। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आपकी राइट्स एंड आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, लिमिट हो जाए, एक्सटेंडेड, एक्सटिंग्विश्ड और रिकॉर्ड हो जाए, तो वो हर डॉक्यूमेंट आपके लिए इंस्ट्रूमेंट का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपना घर सेल किया, तो यहाँ जो मिस्टर ए हैं वो अपने राइट को एक्सटिंग्विश कर रही हैं, राइट टू यूज दैट प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू ए, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दी है। नाउ द राइट ऑफ मिस्टर बी हैज क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी। व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए? The liability of Mr. A is to deliver the house to Mr. B. Now, what is the liability of Mr. B is? Liability of Mr. B is to pay the proper consideration to Mr. A. तो यानी कि here both the parties has created rights and liabilities. Let's take another example to understand what is the meaning of right and liability: creation, transfer, limit, extended and extinguish. For example, Mr. A owns a house. Mr. A ने Mr. B को अपना पार्ट ऑफ द हाउस लीज पर दिया, तो यहाँ पे मिस्टर ए ने अपने राइट को लिमिट किया। मिस्टर ए उस पार्ट को अब यूज नहीं कर पाएंगे फ्रीली जो उन्होंने मिस्टर बी को लीज पर दिया। एंड मिस्टर बी का क्या राइट क्रिएट हुआ? मिस्टर बी के पास राइट आ गया कि वो उस लीज्ड आउट प्रॉपर्टी को अब यूज कर सकते हैं। तो यानी कि मिस्टर ए हैज एक्सटिंग्विश्ड हिज ओन राइट, लिमिटेड हिज ओन राइट्स, एंड मिस्टर बी created right to use the property of Mr. A. These are the rights. And what is the liability of Mr. B? Liability of Mr. B is to pay the handsome amount as per the lease agreement to Mr. A. So here rights and liabilities of both the parties are created. So any document, any instrument by which you create, transfer, limit, extend, extinguish or record right and liability of the parties. So there are some examples which are included in the definition of instrument or not. The first one says that unsigned draft document. What is the unsigned draft document? For example, in the पहले जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपनी प्रॉपर्टी लीज आउट की। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ एक एग्रीमेंट बनाया।
एक डॉक्यूमेंट बनाया जहाँ पे मिस्टर ए टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं कि मैं इन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन मिस्टर बी को अपनी प्रॉपर्टी लीज आउट कर रहा हूँ, लेकिन मिस्टर ए ने उस प्रॉपर्टी पर साइन नहीं किए, उस डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं किए, ना तो मिस्टर ए ने ना ही मिस्टर बी ने। तो अभी जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, व्हाट इज दैट डॉक्यूमेंट? दैट डॉक्यूमेंट इज अ ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट विच इज अनसाइंड। ये डॉक्यूमेंट किसी को एनफोर्स नहीं कर सकता, किसी को लाइबल नहीं कर सकता कि आप अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करो। यू हैड प्रॉमिस टू समवन बट ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू हैवंट साइन द डॉक्यूमेंट। जब तक आपने डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया है तब तक वो डॉक्यूमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। जब तक वो डॉक्यूमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तब तक आपके ऊपर कोई लाइबिलिटीज नहीं है, कोई राइट नहीं है आपकी। और जब तक आपने राइट एंड लाइबिलिटी क्रिएट नहीं किए हैं तब तक वो डॉक्यूमेंट आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता। दैट पेपर इज अ डॉक्यूमेंट बट दैट पेपर इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। यानी कि यहाँ से इंस्ट्रूमेंट की एक और क्या जो हमारे पास क्वालिटी है पता चलती है। इंस्ट्रूमेंट का एक और क्राइटेरिया क्या पता चलता है? एनी डॉक्यूमेंट मस्ट बी साइंड, it must deal with the right and liability, a document must deal with the right and liability and it must be signed by the parties. Second है एंट्री इन अ रजिस्टर। अगर आपने कभी हायर एंड परचेज किया हो नॉर्मल लाइफ में, या फिर आपने कभी ऐसा देखा हो, फॉर एग्जांपल जब हम लोग बिजनेस लेवल की बातें करते हैं या फिर आपने कोई मशीनरी किसी से ली है, आपने उसके रजिस्टर पे एंट्री करवाई या बुकिंग आपने डाला कि मैं आपसे आपकी मशीनरी हायर करता हूँ, और वहाँ आप साइन करके आ रहे हैं कि मैंने आपकी मशीनरी इतने रुपए में आपसे हायर की है। तो वो जो डॉक्यूमेंट है, वो जो रजिस्टर है, वेयर यू साइंड एंड एक्सेप्टेड दैट आई हैव टेकन दिस इंस्ट्रूमेंट या फिर आई हैव टेकन दिस मशीनरी ऑन हायर, दैट इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ इज अ डॉक्यूमेंट बिकॉज दैट इंस्ट्रूमेंट क्रिएट्स योर लायबिलिटी टू पे बैक द मशीनरी टू द vendor. An entry in a register containing the terms of hiring of the machinery is an instrument where it is authenticated by the thumb impression of the hirer. जो हायरर है उसने अपने थंब इम्प्रेशन से यहाँ पे मशीनरी को वैलिडेट किया है कि आई एम टेकिंग दिस मशीनरी फॉर माई ओन यूज, तो यू आर टेकिंग द लायबिलिटी टू डिपॉजिट इट बैक टू द वेंडर and you are paying some money, and what is the right of the vendor is? Right of the vendor is to receive the sum of money from you. So this instrument is a document which creates your liability to take care of the machinery. Next point is a letter which acknowledges receipt of certain sum as have been borrowed at a particular rate of interest and a particular period and that it will be repaid with an interest on a due date is an instrument. What it want to say in this example is Mr. A has borrowed a sum of Mr. B, let's say 1 lakh rupees. Mr. A ने Mr. B से 1 लाख रुपए लिए और एक डॉक्यूमेंट पे आप बोलते हो कि मैंने आपसे जो 1 लाख रुपए लिए हैं वो मैं आपको 1 ईयर के बाद रीपे कर दूंगा विद अ प्रॉपर इंटरेस्ट अमाउंट। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपने उसको साइन कर दिया है मिस्टर बी को, वो डॉक्यूमेंट के बेस पर आपने अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर ली है कि आप मिस्टर बी को सर्टेन सम ऑफ अमाउंट विद सर्टेन सम ऑफ इंटरेस्ट उसे रीपे करेंगे। तो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो इस डॉक्यूमेंट ने आपकी लाइबिलिटी क्रिएट की है, तो ये डॉक्यूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इट photocopy of an agreement is not an instrument as defined under section 2 clause 14 of the act. यहाँ क्या बोलता है? photocopy of as an agreement is not an instrument. आपके पास कोई एग्रीमेंट था, that is also an instrument. For example, पुराने वाले एग्जाम्पल से ही देखते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लोन एग्रीमेंट साइन करके दिया कि मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए हैं और मैं आफ्टर 1 ईयर आपको सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे ये रिपे कर दूंगा। दैट वाज एन इंस्ट्रूमेंट, बट आपने अब इंस्ट्रूमेंट की फोटो कॉपी करवा ली है। दैट वाज द कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, नॉट द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। यानी कि कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट पे ही स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। जो कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है वो आप एज एन सेकेंडरी एविडेंस यूज कर सकते हो, बट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज द इंस्ट्रूमेंट एज पर द स्टैम्प एक्ट। यानी कि स्टैंपिंग के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिफोर द कंसर्न ऑफिसर। So am I clear with the topic instrument? So let's start with the next definition. The word executed. Chargeability section says the word instrument and the executed. Instrument we have already discussed. Now the word executed comes in force. The word executed and the execution means signed and signature. कोई भी डॉक्यूमेंट कब एग्जीक्यूट होता है? उस दिन से एग्जीक्यूट कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट बनाया, जिस दिन आपने उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया, मतलब आपने उस डॉक्यूमेंट पे अपने साइन किए,
उसी दिन से आपका डॉक्यूमेंट माना जाता है कि एग्जीक्यूट हो गया है। सेक्शन 2 सब क्लोज 11 डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ एग्जीक्यूशन। सो अभी हमने पढ़ा एग्जीक्यूशन मीन्स व्हेन अ डॉक्यूमेंट इज साइंड बाय द मेकर ऑफ द डॉक्यूमेंट। सो कैन एन इलिटरेट पर्सन मेक एन डॉक्यूमेंट? क्या एक इलिटरेट पर्सन कभी एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। यहाँ पे सिग्नेचर इंक्लूड्स द इम्प्रेशन मेक बाय द इलिटरेट पर्सन, यानी कि थंब इम्प्रेशन या एनी काइंड ऑफ मार्क। नॉर्मली थंब इम्प्रेशन हम लोगों का फोर्स में है, जो लो है इलिटरेट पर्सन के थंब इम्प्रेशन को सिग्नेचर मानता है। An instrument which is chargeable with stamp duty only on being executed is not liable to the stamp duty until it is signed. कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगनी चाहिए, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ तभी लगेगी जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि जब तक वो साइन नहीं होता तब तक उसके ऊपर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। तो टू बी एप्लीकेबल एज अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट, what is the conditions? Condition is that document must be an instrument and it must be executed properly. Executed properly का मतलब क्या है? It must be signed by the parties. तो चलते हैं आगे क्या बोलता है? To be effective, instrument should be duly stamped. अब हमने पढ़ लिया कि स्टैम्प क्या होता है, स्टैम्प लगती किस पे है, कौन से डॉक्यूमेंट पे लगती है, एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है। अब ये बोलता है, अब हमने इंस्ट्रूमेंट बना लिया, उसके ऊपर स्टैम्प डाल दी, स्टैम्प लगेगी कब, किस स्टैम्प को हम बोलेंगे? वो ड्यूली स्टैम्प, मतलब प्रॉपरली स्टैम्प्ड है। कोई डॉक्यूमेंट हमारा प्रॉपरली स्टैम्प्ड कब माना जाएगा? सेक्शन 2 सब क्लॉज 11 डील्स विद द वर्ड ड्यूली स्टैम्प्ड। ड्यूली स्टैम्प्ड का मतलब है आपने कंप्लीट एज पर द लॉ उस डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे की है। एज अप्लाइड टू एन इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि सेक्शन चार्जेबिलिटी सेक्शन बोलता है, वो जिस इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई करता है, मीन्स दैट द इंस्ट्रूमेंट बियर्स एन अडहेसिव और इम्प्रेस्ड स्टैम्प। स्टैम्प्स दो तरह की होती हैं हमारी, अडहेसिव एंड इम्प्रेस्ड। तो या तो आपके डॉक्यूमेंट के पास अडहेसिव स्टैम्प है या आपके डॉक्यूमेंट के पास इम्प्रेसिव स्टैम्प है ऑफ नॉट लेस देन द प्रॉपर अमाउंट, यानी कि जो स्टैम्प ड्यूटी आपने पे की है दैट शुड बी प्रॉपर कहाँ आपको डिफाइन किया होगा? एंड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट देयर आर सर्टेन रेट्स ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी कि पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर जितनी स्टैम्प ड्यूटी लगनी चाहिए आपने वो सारी स्टैम्प ड्यूटी पे की है। प्रॉपर अमाउंट मतलब आपने ना कम ज़्यादा पे की है, ना ही आपने ज़्यादा पे की है। जितनी आपकी स्टैम्प ड्यूटी बनती है आपने वो सारी स्टैम्प ड्यूटी कलेक्टर को दे दी है। And that such stamp has been affixed or used in accordance with the law for the time being in force. As per the law, स्टैम्पिंग करने के कुछ मेथड्स हैं। अगर आपने प्रॉपर मेथड को यूज़ करके अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, यानी कि आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया, इंस्ट्रूमेंट को साइन किया, साइनिंग के टाइम पे आपने उस पर स्टैम्प ड्यूटी जब पे की तो प्रॉपर एडहेसिव या इम्प्रेस स्टैम्प लगाई ऑफ प्रॉपर अमाउंट एंड द प्रॉपर मैनर, यानी कि फॉर द डॉक्यूमेंट टू बी ड्यूली स्टैम्प देयर आर 2 कंडीशंस। वन इज proper amount, second one is such stamp has been affixed or used in accordance with the law. Now what does the law says about the affixing stamp duty? We'll read it later in the next slides. So I'm clear with the concept duly stamped. तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे बोलता है प्रोविजन रिलेटिंग टू स्टैम्प ड्यूटी। अभी हमने पढ़ा कि स्टैम्प ड्यूटी क्या है, प्रॉपर होनी चाहिए एंड इन द राइट मैनर। प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी को हम पहले डिस्कस करते कि प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी हमारी कब होगी। तो प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी के लिए हम लोगों के 3 सेक्शन डील करते हैं, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6। सेक्शन 4 हमारा बोलता है समटाइम्स हमें एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट साथ में लगाने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए का जो घर है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर द जॉइंट ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। Mr. A has the right to sell this property but with the consent of Mr. B. तो यहाँ पे Mr. A and Mr. B ने Mr. C के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं अपना घर आपको सेल कर देता हूँ। तो Mr. A ने सेल डीड बनाई, Mr. A ने अपने हिस्से के राइट उनको ट्रांसफ़र किए, लेकिन वो पूरा घर जब ट्रांसफ़र करेंगी तो उन्हें Mr. B का कंसेंट नेसेसरली उस पर लगाना होगा क्योंकि Mr. B का भी उसमें इंटरेस्ट है। तो here Mr. B is also transferring his rights to Mr. C. Mr. A is also transferring his rights to Mr. C. 2 persons are transferring their right to Mr. C.
यानी कि दोनों के राइट अफेक्ट हुए, दो डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं हमारे पास, एक सेल डीड बन रही है और एक कंसेंट लेटर बन रहा है। तो दो डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांजेक्शन एक ही है, आप एक ही घर सेल कर रहे हो उन्हें, डॉक्यूमेंट्स दो हैं, तो उस केस में क्या होगा, क्या गवर्नमेंट आपसे सेम डॉक्यूमेंट पे सेम ट्रांजेक्शन पे 2 बार टैक्स लेगी? इन दैट केस गवर्नमेंट हैज़ गिव यू सम रिलैक्सेशन। गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपकी एक ही ट्रांजेक्शन के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट यूज हो रही हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप बाइफर्केट कीजिए, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट एंड द एंसिलरी डॉक्यूमेंट। प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट विच इज परफॉर्मिंग द मेन फंक्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल सेल डीड के अंदर जो हम लोगों ने सेल कॉन्ट्रैक्ट किया है मिस्टर सी के साथ, उसके अंदर जो सेल डीड है दैट विल बी द प्राइमरी डॉक्यूमेंट, इट इज एग्जीक्यूटिंग द मेन ट्रांजेक्शन। तो वो जो डॉक्यूमेंट है जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर आप कंप्लीट स्टैम्प ड्यूटी पे कीजिए एज पर द शेड्यूल 1। जो एंसिलरी डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है जिसके बिना वो ट्रांजेक्शन तो अधूरी है लेकिन ट्रांजेक्शन कंप्लीट एक ही है आपकी, तो जो एंसिलरी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर आप सिर्फ 1 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी पे कीजिए। आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स पे कंप्लीट स्टैम्प ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप किसी ऐसी ट्रांजेक्शन में हो जहाँ पर आपके एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट लग रही हैं, एक ही ट्रांजेक्शन अफेक्ट हो रही है, तो सेम ट्रांजेक्शन पे आपको बार बार टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए सेक्शन जो 4 है फोर्स में लाया गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, इन केस आपने एक डॉक्यूमेंट पे कंप्लीट स्टैम्प ड्यूटी पे की है, एक डॉक्यूमेंट पे आपने 1 रुपये स्टैम्प पे किया। लेट्स टेक अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद द अनदर एग्जांपल। आपने एक बिल्डर से अपना फ्लैट परचेज किया है। जब आपने बिल्डर से फ्लैट लिया तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। आपने फुल एंड फाइनल पेमेंट करके बिल्डर को बोला कि आप डॉक्यूमेंट बना लो, आप अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लो एंड ये फ्लैट आज से मेरा हुआ। जिस दिन ये कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी आप मुझे अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे देना, पोजेशन सर्टिफिकेट दे देना एंड आई वांट टू परचेज दिस फ्लैट राइट नाउ। तो कॉन्ट्रैक्टर ने मिस्टर ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्टर ने कंप्लीट अमाउंट लेकर मिस्टर ए को फ्लैट के डॉक्यूमेंट्स बनाकर दे दिए, एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि फ्लैट तो भी बना नहीं है ना, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट बना दैट इज एग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्टर ने मिस्टर ए को एग्रीमेंट टू सेल बना कर दिया। तो हेयर on that agreement to sell the complete stamp duty has been paid to the collector on the time of execution of the instrument you has to pay the stamp duty। तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने कंप्लीट स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी है, यानी कि जो फ्लैट आपने परचेज किया उसके ऊपर आप स्टैम्प ड्यूटी पे कर चुकी हो। तो जब आप पोजेशन के लिए जाओगे, जब आपको पोजेशन देगा, पोजेशन सर्टिफिकेट जब आपको मिलेगा, तो क्या आपको उस टाइम पर दोबारा स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी? क्या आप उस घर पर जो आप पहले परचेज कर चुके हो, जिस पर आप पहले ही स्टैम्प ड्यूटी पे कर चुके हो, क्या आप उसके ऊपर दोबारा स्टैम्प ड्यूटी पे करोगे? जी नहीं, वहाँ सेक्शन 4 आपका एप्लीकेबल होगा, वेयर सेवरल इंस्ट्रूमेंट टारगेट अ सिंगल ट्रांजेक्शन यू डोंट नीड टू पे स्टैम्प ड्यूटी अगेन एंड अगेन, ओनली stamp duty has to be paid once and the ancillary document should be stamped with a stamping of 1 rupee। तो जब आपको पोजेशन सर्टिफिकेट वो मिलेगा वहाँ पे आप सिर्फ 1 रुपये का स्टैंप लगाएंगे। अब द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इफ अगर आपका एग्रीमेंट टू सेल मिसप्लेस हो गया, या आप बोलते हो कि मेरे पास पोजेशन सर्टिफिकेट तो है इन माय नेम, मेरे पास मेरा सर्टिफिकेट है तो चलो ये काफ़ी है, इनफ है फॉर द ओनरशिप प्रूफ। अब आपको वो फ्लैट दोबारा से रीसेल करना है। अब आपके पास एग्रीमेंट टू सेल आपका मिसप्लेस हो गया या आपके पास नहीं है, मान लीजिए कि वो एग्रीमेंट टू सेल आपके पास नहीं है, आप अपना पोजेशन सर्टिफिकेट लेकर जाते हो, फाइनल सर्टिफिकेट लेके जाते हो बायर के पास, जो आपका प्रोस्पेक्टिव बायर है, जो आपसे आपका फ्लैट परचेज कर रहा है। तो वो बायर आपको अब क्या बोलेगा, जब वो उसने डॉक्यूमेंट देखा कि यार इस पर तो 1 रुपये का ही स्टैंप है, ये ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं अगर आपसे 50 लाख का फ्लैट ले रही हूँ तो आप मुझे 1 रुपये के चार्ज वाला, 1 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी वाला पेपर कैसे दे सकते हैं? तो हेयर to remove this clash between the parties, government has introduced a different word, that is a denoting duty। What does the meaning of denoting duty? Denoting duty is a term by which government defines on the ancillary document that the duty has been paid in full satisfaction of the law। तो अगर आप किसी एंसिलरी डॉक्यूमेंट के ऊपर 1 रुपये का स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं तो वहाँ पर जो आपका कलेक्टर है उसके ऊपर ड्यूली स्टैम्प्ड वर्ड लिखेगा विद द वर्ड डिनोटिंग ड्यूटी। डिनोटिंग ड्यूटी मतलब आपने वो एग्रीमेंट टू सेल के टाइम पर मुझे कंप्लीट ड्यूटी पे कर दी है,
इसीलिए यहाँ पे आपका 1 रुपीज सफिशियंट टू make it register under the Indian Stamping Act. So this what section 4 says about the stamping duty. Now let's study what section 5 says about the stamping act. Section 5 is the reverse of section 4. Section 4 is where a single transaction emphasizes on a different kind of document. Now section 5 is where a single instrument relates with several matters. यहाँ पर बात करते हैं मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 15 लाख रुपीज लिए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 15 लाख रुपीज लिए। इन रिटर्न मिस्टर ए के पास 2 प्रॉपर्टीज हैं, फॉर से 2 होम्स हैं उसके पास, मिस्टर ए के पास 2 हाउस है। तो मिस्टर ए ने बोला जो हाउस नंबर 1 है वो आप मुझसे परचेज कर लीजिए, मैं आपके हाउस नंबर आपको आज की डेट से अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर देता हूँ। तो यानी कि 15 लाख रुपीज में से 10 लाख रुपये का मैं आपको हाउस ट्रांसफर कर रहा हूँ। यानी कि क्या हुआ, वो 15 लाख में से 10 लाख जो कंसिडरेशन है वो उस हाउस का कंसिडरेशन है। रिमेनिंग 5 लाख के लिए मिस्टर ए ने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो मिस्टर बी को मॉर्गेज कर दी, सेकंड प्रॉपर्टी मिस्टर बी को मॉर्गेज कर दी फॉर द रिमेनिंग 5 लाख। यानी कि इन 15 लाख रुपीज मिस्टर ए हैज ट्रांसफर वन ऑफ हिज प्रॉपर्टी इन फुल कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख। For the remaining 5 lakhs, Mr. A has transferred his property to Mr. B as a mortgage, as a collateral. एक ही डॉक्यूमेंट में मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपना एक घर बेच दिया और एक घर उसने मॉर्गेज कर दिया। मॉर्गेज मतलब गिरवी रख दिया। तो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन, एक डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट एक है, लेकिन काम क्या है, 2। फर्स्ट उसने अपना घर बेच दिया, सेकंड उसने गिरवी रखकर पैसे उधार लिए। तो जब ऐसी कंडीशन आती है व्हेन अ इंस्ट्रूमेंट डील्स विद 2 different kind of matters, then on that instrument the aggregate duty of 2 matters will be chargeable. क्या लिखा है पढ़ते हैं, an instrument comprising or relating to several distinct matter is chargeable with the aggregate amount of the duties with which each separate instrument relating to one of such matter would be chargeable under the act. Sale act is also chargeable under the stamp duty and mortgage deed is also chargeable to stamp duty. दोनों ही डॉक्यूमेंट स्टैम्प ड्यूटी के लिए चार्जेबल हैं और दोनों ही डॉक्यूमेंट की अलग अलग ड्यूटीज हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर एक डॉक्यूमेंट आपके 2 डिफरेंट मैटर्स को लिखता है तो वो 2 डिफरेंट मैटर्स के ऊपर जितनी ड्यूटी लगनी चाहिए थी वो ड्यूटी कंबाइन करके आप कलेक्टर को पे करेंगे, तभी आपका डॉक्यूमेंट माना जाएगा कि वो ड्यूली स्टैम्प्ड है। तो सेक्शन 4 और सेक्शन 5 क्या बोलता है, सेक्शन 4 बोलता है सिंगल ट्रांजेक्शन बट सेवरल इंस्ट्रूमेंट, एंड सेक्शन 5 डील्स विद द सिंगल इंस्ट्रूमेंट एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर आपकी एक ही ट्रांजेक्शन है और इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं तो मेन डॉक्यूमेंट पे आप ड्यूटी दीजिए और बाकी पे आप सिर्फ 1 रुपये का स्टैंप लगाओगे तो इनफ है। एक ही इंस्ट्रूमेंट अलग अलग काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्लूड करता है तो आपको सेग्रीगेट करके ड्यूटी देनी होगी। एग्रीगेट ड्यूटी अगर आप देंगे तभी आपका डॉक्यूमेंट ड्यूली स्टैम्प्ड होगा। अब इन दोनों के कंक्लूजन से निकल के आता है हमारा सेक्शन 6। सेक्शन 6 बोलता है इंस्ट्रूमेंट कमिंग विद इन द सेवरल डिस्क्रिप्शन इन शेड्यूल 1। अब सेक्शन 5 में जो हमने अभी एग्जांपल लिया था, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपना एक हाउस सेल कर दिया और एक हाउस जो है आपने मॉर्गेज किया है। ये क्लियर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, बट समटाइम्स ऐसा होता है आपने ट्रांजेक्शन एक ही की है पर वो ओपिनियन ऑफ डिफरेंस की वजह से एम्बिग्यूटी में आ जाता है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए इज़ अ फार्मर, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपनी जो क्रॉप है, जो अपनी ग्रेन्स हैं वो गिरवी रखे, वो हाइपोथिकेट किए। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपने ग्रेन्स हाइपोथिकेट किए और बदले में उनसे अमाउंट लिया। तो यहाँ पे जो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को हाइपोथिकेट किए अपने ग्रेन्स, उस टाइम पे उसने एक क्लोज उसके अंदर डाल दिया कि आई मिस्टर ए is liable to pay Mr. B certain sum of money at within this time, within say 5 years, within 5 years. Now in the second clause, Mr. A promised to pay Mr. B the whole of its grain to Mr. B. So when Mr. A promised to deliver all of its grain to Mr. B, there the clause which promised to pay whole of its grain to Mr. B कवर अंडर द सेक्शन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड सेक्शन बोलता है आपका अगर किसी डॉक्यूमेंट के लिए, किसी डॉक्यूमेंट के द्वारा आप किसी दूसरे पर्सन को अपनी पूरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रांसफर करने के लिए रेडी होते हैं तो वो डॉक्यूमेंट जो है आपका
बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक नॉर्मल मॉर्गेज डीड है, आपने अपने जो क्रॉप्स हैं वो हाइपोथिकेट किए इन फेवर ऑफ मिस्टर बी। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को हाइपोथिकेट किया है तो दैट इज हाइपोथिकेशन डीड या फिर मॉर्गेज डीड। बट उस एक क्लॉज की वजह से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बॉन्ड के अंडर भी कवर हो रहा है, यानी कि आपने दो ट्रांजेक्शन को हिट किया, मॉर्गेज डीड एंड द बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर कलेक्टर को लगता है कि ये बॉन्ड है और आपको लगता है कि ये मॉर्गेज डीड है तो ओपिनियन क्लैशेस है। तो इसके अंदर आप सेक्शन 1 के शेड्यूल 1 के पास जाएंगे, दोनों की ड्यूटीज को चेक करेंगे। जिस भी चीज की ड्यूटी हायर होगी, से अगर आपकी मॉर्गेज डीड की ड्यूटी है 100 रुपीज एंड द बॉन्ड की ड्यूटी है आपकी 110, तो यू आर लाइबल टू पे 110 टू द कोलेक्टर। if your instrument falls under two different categories but your transaction is a single one, एक ही ट्रांजेक्शन अगर दो अलग अलग कैटेगरी में फॉल करती है तो आपको हाईएस्ट ड्यूटी पे करनी होगी। So section 4, section 5, section 6 deals with the what kind of proper duty you have to pay। अगर नॉर्मल डॉक्यूमेंट है आपका, किसी ना कोई क्लैश में नहीं है, सिंगल डॉक्यूमेंट सिंगल ट्रांजेक्शन है, तो आप नॉर्मली शेड्यूल 1 में जाइए, ड्यूटी पे कीजिए। सिंगल ट्रांजेक्शन है, सेवरल इंस्ट्रूमेंट है, सेक्शन 4 के पास आइए। अगर सेक्शन 4 फुलफिल करता है तो ठीक, नहीं तो आप सेक्शन 5 के पास आइए, वो डिफरेंट मैटर्स में कवर हो रहा है तो ठीक है, तो आपको एग्रीगेट ड्यूटी पे करनी है। लेकिन अगर वो सेक्शन 4 में नहीं आ रहा है, सेक्शन 5 में नहीं आ रहा है, एम्बिग्यूटी में फंसा हुआ है, तो आप सेक्शन 6 के पास आइए और हाईएस्ट ड्यूटी पे कीजिए। तो ये था हमारा ड्यूटी से रिलेटेड प्रोविज़न। नेक्स्ट है हम लोगों का प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए आपको टाइमिंग भी पता होनी चाहिए। अब आपको पता है कि कितनी स्टैम्प ड्यूटी हमें पे करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट पे किस तरह से पे करनी है, लेकिन किस टाइम हम पे करेंगे। ड्यूली स्टैम्प्ड के लिए योर डॉक्यूमेंट शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कलेक्टर इन द वैलिड टाइम। तो हमारे प्रॉपर टाइम ऑफ स्टैंपिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया, सेकेंड वन इज डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया। अगर आपका डॉक्यूमेंट इंडिया में एग्जीक्यूट हुआ है तो सेक्शन 17 डील करता है उन डॉक्यूमेंट से। सेक्शन 17 बोलता है कि हर वो इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर चार्जेबिलिटी है स्टैम्प एक्ट की, वो चार्जेबल होगा ड्यूटी से एंड एग्जीक्यूटेड बाय एनी पर्सन इन इंडिया, और जो कि इंडिया में ही एग्जीक्यूट हुआ है, शैल बी स्टैम्प्ड। उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी कब लगेगी? बिफोर और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, यानी कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन मीन्स एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। जिस टाइम आपने डॉक्यूमेंट बनाया उसी टाइम जब आप साइन करेंगे तो उसी टाइम आप स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे। अब यहाँ पे ऑन बिफोर और एट का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इम्प्रेसिव स्टैम्प पेपर लेके आते हैं, डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन से पहले ही आप स्टैम्प ड्यूटी पे कर चुके हैं गवर्नमेंट को, एडहेसिव स्टैम्प लगाते हैं, तो इट शुड बी एट द टाइम व्हेन यू आर साइनिंग द डॉक्यूमेंट, बिफोर साइनिंग द डॉक्यूमेंट और एट द टाइम ऑफ साइनिंग द डॉक्यूमेंट। तो it is preferable to pay stamp duty before signing of the document to avoid the clashes, or in such time when signing and stamping perform equally। एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया, अगर आपका डॉक्यूमेंट इंडिया से बाहर एग्जीक्यूट हुआ है तो उसके ऊपर आप इंडिया में स्टैम्प ड्यूटी कब पे कर सकते हैं और कैसे पे कर सकते हैं। सेक्शन 18 डील करता है हर उस डॉक्यूमेंट से जो एग्जीक्यूट हुआ है आउटसाइड इंडिया। Every instrument chargeable with duty executed only out of India may be stamped within 3 months after it has been first received in India। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट इंडिया में आया उसके विदिन 3 मंथ्स आप उसे स्टैम्प ड्यूटी के लिए ले जाइए तो वो वैलिड है। यानी कि अगर आपने इंडिया में उस डॉक्यूमेंट को बनाया है तो आपके पास इनफ टाइम है उसके प्रिपरेशंस का, आपने सब कुछ कैलकुलेट पहले ही कर लिया होगा, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किसके पास स्टैंपिंग करवानी है। लेकिन अगर आपका आउट ऑफ इंडिया है तो जब आप इंडिया आओगे तो आपको थोड़ा प्रिपरेशन टाइम दिया गया है, तो आप नोटरल के पास जाओगे या आप यहाँ के सिस्टम को समझें, तब तक आपको 3 मंथ्स का टाइम दिया गया। 3 मंथ्स आर द इनफ टाइम पीरियड टू go to the registrar, to go to the proper collector officer and pay the stamp duty। So this is the timing concept of the stamping। Now who will levy stamp duty? आपके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी कौन लगाएगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लिवाई स्टैम्प ड्यूटी एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। एंट्री नंबर 91 में उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स डाले हैं, उसने कुछ ट्रांजेक्शंस डाली हैं जिसको हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं। जितनी भी यूनियन लिस्ट में डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके ट्रांजेक्शन्स हैं, उन सब के ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी लगाने का राइट सिर्फ हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है।
एंड देयर आर सम मैटर्स विच आर डिफाइंड इन एंट्री नंबर 63। उन सब डॉक्यूमेंट्स पे, उन सब ट्रांजेक्शन्स पे जो है आपका स्टेट लिस्ट जो है आपकी स्टैम्प ड्यूटी लगाएगा। एंड द अनदर एंट्री इज कॉन्करेंट लिस्ट बाय एंट्री नंबर 44। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया था, देयर आर सर्टेन ट्रांजेक्शन ऑन विच द गवर्नमेंट इज नॉट क्लियर कि स्टेट गवर्नमेंट इस पे रूल्स लगाएगी या सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स लगाएगी, तो वहाँ पे वो आपका कॉन्करेंट लिस्ट की डेफिनेशन पे जाएगा, जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास ही पावर है कि वो आपकी डॉक्यूमेंट के ऊपर ड्यूटी चार्ज कर सकती है। तो आपका जो स्टैम्प एक्ट की ड्यूटी है वो आपके स्टैम्प एक्ट में 8 चैप्टर्स के अंडर डिवाइड है, कंप्लीट 8 चैप्टर्स में पूरे एक्ट को डिवाइड किया गया है। एंड एक शेड्यूल बनाया है उसमें, शेड्यूल 1, जो आपके रेट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैम्प ड्यूटी से डील करता है। तो जो स्टैम्प एक्ट है हम लोगों का स्टेट लेवल का, वो हर एक स्टेट अपनी स्टैम्प ड्यूटी अलग डिफाइन करता है। कहीं पे कोई स्टैम्प ड्यूटी कितनी हो सकती है और किसी स्टेट में कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा आपका रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। उसके बाद है मैनर ऑफ फिक्सिंग स्टैम्प। अगर आपका इम्प्रेसिव स्टैम्प है तो वो तो रीयूजेबल नहीं है दोबारा, लेकिन अगर आप एडहेसिव स्टैम्प लगाते हो तो देयर आर क्वाइट चांसेस कि आप एक डॉक्यूमेंट पे लगाने के बाद उसे वहाँ से उतार कर दूसरे डॉक्यूमेंट पर यूज़ कर सको। इन दैट केस गवर्नमेंट विल सफ़र लॉस। अगर आप प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे कर रहे, आपने किसी एक डॉक्यूमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी लगाया, उसका टाइमलाइन खत्म हो गया, उस डॉक्यूमेंट का काम खत्म हो गया, तो यू कैन रीयूज दैट स्टैम्प ऑन अनदर डॉक्यूमेंट। बट इस ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए, ताकि आप उसका मिसयूज ना कर सके, ताकि आप उसको रीयूज ना कर सके, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं। जब भी आप एडहेसिव स्टैम्प यूज करोगे तो उसको प्रॉपर कैंसिल करना होगा आपको, ताकि आप वो किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पर यूज ना कर सको एंड गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है उसे आप अफेक्ट ना कर सको। तो सेक्शन 12 सब क्लोज 1A प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन अफिक्सिंग any adhesive stamp to any instrument chargeable with duty has been executed by another person shall, when affixing such stamp, cancel the same so that it cannot be used again. Under subsection 1B, an obligation has been imposed on person executing an instrument on any paper bearing an adhesive stamp to cancel the stamp. If such cancellation hasn't been done at the time of such execution, and if a person fails to cancel the stamp, he become liable to penalty in accordance with section 63। यानी कि जो भी इंसान, जो भी पर्सन आपके जो डॉक्यूमेंट के ऊपर एडहेसिव स्टैम्प को अफिक्स कर रहा है, ये उसकी प्राइमरी ड्यूटी है कि वो उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करे। कैंसिलेशन 3 तरीके से हो सकती हैं। द फर्स्ट वन इज़ व्हेन यू आर यूजिंग दैट एडहेसिव स्टैम्प, तो आप उसे क्रॉस कर दीजिए, या फिर आप क्रॉस करके उसके बीच में कैंसिल वर्ड लिख दीजिए, कैंसिल्ड, या फिर आप उसके ऊपर अपने साइन कर सकते हैं, इनिशियल कर सकते हैं जो आपको क्रॉस में करने होंगे, ताकि आप उस डॉक्यूमेंट को दोबारा से यूज़ ना कर पाएँ। दैट इज़ द प्रॉपर कैंसिलेशन ऑफ ड्यूटी। तो टू बी डॉक्यूमेंट टू बी ड्यूली स्टैम्प, क्या क्या ट्रांजेक्शन थी हमारी, उसके ऊपर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी। प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी कैसे पे करेंगे वो हम रीड कर चुके हैं। एंड इन द प्रॉपर मैनर का मतलब है कैंसिलेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, ताकि आप उस स्टैम्प को फिर से रीयूज़ ना कर पाएँ। तो ये था हम लोगों का स्टैम्प एक्ट के बारे में कंप्लीट प्रोविज़न एंड ओवरव्यू। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।